अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। सेकेंड ईयर बॉटनी में हमने चैप्टर 7 स्टार्ट कर दिया था, सेल साइकिल। इसका लेक्चर 4 स्टार्ट करेंगे अब हम, और इसके अंदर सेल डेथ, एमाइटोसिस और कैंसर के टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। सेल डेथ क्या है? कोई भी जो नॉर्मल सेल होता है उसकी एक्टिविटी जो है वो रेगुलेटेड होती है और उसमें कुछ ना कुछ मेटाबॉलिक फंक्शंस परफॉर्म हो रहे होते हैं, मगर उस सेल का कोई ना कोई लाइफ स्पैन होता है। जब वो कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद जो है वो उसकी एक्टिविटी रुक जाती है, मेटाबॉलिक एक्टिविटी, और वो सही से फंक्शन परफॉर्म नहीं कर सकता। तो इस तरह इसकी एक्टिविटी क्या होती है, सीज हो जाती है। तो इस तरह सेल की डेथ हो जाती है कि जब वो अपने नॉर्मल फंक्शन या मेटाबॉलिक एक्टिविटी को परफॉर्म ना कर सके, एक्टिविटी को सीज कर दे, तो इस तरह सेल डेथ हो जाता है। सेल डेथ जो है वो 3 टाइप्स की हैं: एपोप्टोसिस, ऑटोफेगी और नेक्रोसिस। एपोप्टोसिस में क्या होगा, ये प्रोग्राम सेल डेथ है, यानी कि हर सेल का एक कंप्लीट लाइफ स्पैन है। जब वो कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद सेल की डेथ हो जाएगी। होता क्या है एपोप्टोसिस में, कुछ स्पेसिफिक जीन्स इन्वॉल्व होते हैं जो कुछ एंजाइम्स को रेगुलेट करते हैं, और एंजाइम्स का कुछ ना कुछ स्पेसिफिक फंक्शन होता है। जब लाइफ स्पैन कंप्लीट हो जाता है तो ये एंजाइम क्या करेंगे, ये डिग्रेड कर देंगे सेल के अंदर जितना भी न्यूक्लियर और साइटोप्लाज्मिक कंटेंट है, इन सब को डिग्रेड कर देंगे और छोटी छोटी बॉडीज में, वेसिकल्स में पैक कर देंगे। तो इस तरह ये सेल डेथ हो जाएगा। एपोप्टोसिस में स्पेसिफिक जीन्स रेगुलेट करेंगे सेल की एक्टिविटी को। जब लाइफ स्पैन कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद ये सेल के जो एंजाइम्स हैं ये उसको डिग्रेड कर देंगे और सेल डेथ हो जाएगी। एपोप्टोसिस का जो प्रोसेस है, ये बॉडी में जितने भी अननीडेड और एबनॉर्मल सेल्स हैं उनसे छुटकारा हासिल करवाता है। इसी तरह एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में क्या होता है कि फिंगर्स के बिटवीन में कुछ सेल्स हैं। जब मैच्योर ऑर्गेनिज्म बन जाता है तो ये वाले सेल्स जो हैं उनकी कोई नीड नहीं रहती, तो ये सेल्स जो हैं वो एपोप्टोसिस के प्रोसेस के थ्रू बॉडी से रिमूव होते हैं। इसी तरह रेड ब्लड सेल्स हैं, इनका लाइफ स्पैन है 120 डेज। 120 डेज में ये खुद ही डैमेज हो जाएंगे, ब्रेक हो जाएंगे, डेथ हो जाएगी इनकी। तो यहाँ भी जो डेथ हो रही है, प्रोग्राम सेल डेथ, वो भी एपोप्टोसिस के थ्रू होती है। होता क्या है एपोप्टोसिस में, एक नॉर्मल सेल है, यूकैरियोटिक सेल है, न्यूक्लियस मौजूद है और उसका मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स मौजूद है। क्या होगा इस सेल के अंदर कि जो इसका न्यूक्लियर और साइटोप्लाज्मिक कंटेंट है ये कंडेंस होने लग जाएगा, श्रिंक होने लग जाएगा, मगर इसकी जो आउटर मेम्ब्रेन है, इसकी इंटीग्रिटी जो है वो मेंटेन रहेगी। अब जो इसका अंदर का जो कंटेंट है न्यूक्लियस का और साइटोप्लाज्म का, ये कंडेंस होने लग जाएगा और मेम्ब्रेन के अंदर क्या होगी, ब्लब्स की फॉर्मेशन हो जाएगी, यानी उभार की फॉर्मेशन हो जाएगी। अब ये जो न्यूक्लियर मटेरियल और साइटोप्लाज्मिक कंटेंट है इसका, ये फ्रैगमेंट्स में ब्रेक हो जाएगा। फ्रैगमेंट्स में ब्रेक होकर छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट हो जाएगा। अब जब ये छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट होगा तो ये जो ब्लब्स बन रही हैं इनके थ्रू वेसिकल्स की फॉर्मेशन होगी, और जो इसका सेल का कंटेंट है जो कंडेंस होकर छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स में कन्वर्ट हो गया था, वो इन वेसिकल्स में पैक होने लग जाएगा। इन वेसिकल्स को क्या कहते हैं, एपोप्टोटिक बॉडी। अब ये एपोप्टोटिक बॉडीज जो हैं वो फैगोसाइटोसिस के थ्रू इनगल्फ कर ली जाएंगी। वाइट ब्लड सेल जो है वो इनको इनगल्फ कर लेंगे। इस तरह ये पूरे सेल की डेथ हो गई और किसी भी किस्म की इन्फ्लेमेशन नहीं कॉज हुई इसके अंदर, क्योंकि तमाम की तमाम जो है वो सेल का कंटेंट कंडेंस हुआ था, वेसिकल्स में पैक हुआ था जिन्हें एपोप्टोटिक बॉडीज कह रहे थे, और इन एपोप्टोटिक बॉडीज को फैगोसाइट ने इनगल्फ कर लिया था, वाइट ब्लड सेल्स ने। कोई इन्फ्लेमेशन कॉज नहीं हुआ क्योंकि ये एक सिंगल सेल की डेथ है, इसने किसी दूसरे सेल को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाया। तो क्या होता है, फ्रेगमेंटेशन होती है न्यूक्लियस की या न्यूक्लियर मटेरियल की, फिर ब्लब्स की फॉर्मेशन होगी, एपोप्टोटिक बॉडीज बनेंगी, स्मॉल वेसिकल्स बनेंगी जिसमें इसका तमाम कंडेंस हुआ हुआ, फ्रैगमेंट हुआ हुआ जो मटेरियल था वो इनमें पैक हो जाएगा, और फिर फैगोसाइटोसिस के थ्रू वाइट ब्लड सेल्स इनको इनगल्फ कर लेंगे। इस तरह सेल डिस्ट्रॉय हो जाएगा। सेकेंड जो मेथड है हमारे पास सेल डेथ का, वो है नेक्रोसिस। नेक्रोसिस क्या है, ये एक एक्सीडेंटल सेल डेथ है। कोई भी छोटा बच्चा है
बाइक चला रहा है या साइकिल चला रहा है, अचानक से वो गिर जाता है, तो ये इस तरह जो है इंजरी कॉज होगी वो एक्सीडेंटल कॉज होगी। एक सेल डैमेज हुआ, उसने नेबरिंग सेल को भी डैमेज करना शुरू कर दिया, इसी तरह जो है वो पूरा का पूरा टिश्यू जो है वो डैमेज हो गया। तो इसके अंदर क्या होगी, डेथ होना शुरू हो जाएगी टिश्यूज़ की। इस प्रोसेस को क्या कहेंगे, नेक्रोसिस। किसी भी लोकलाइज्ड एरिया में होगा, स्पेसिफिक एरिया में होगा, डैमेज होने लग जाएगा टिश्यूज़। कैसे डैमेज होगा, क्योंकि उसके हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स जो हैं वो ब्रेक होने लग जाएंगे। जब हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स ब्रेक हो जाएंगे तो सेल का कंटेंट श्रिंक होगा और वो ब्रेक हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा। डिफरेंस क्या है एपोप्टोसिस और नेक्रोसिस में? सेल क्या है, यहाँ पे प्रोग्राम सेल डेथ है, यानी अगर किसी सेल का लाइफ स्पैन है, एक कंप्लीट लाइफ स्पैन गुजारने के बाद उस सेल ने डेथ हो जानी है उसकी। एक सिंगल सेल अफेक्टेड होगा, दूसरे जो नेबरिंग सेल है उस पर इसका कोई इफेक्ट नहीं आएगा। जबकि नेक्रोसिस में क्या है, एक सिंगल सेल के साथ जो इसके बराबर में नेबरिंग सेल्स होंगे उनको भी अफेक्ट करेगा। एक्सीडेंटल सेल डेथ है, अचानक से सेल की डेथ हो रही है इसमें। मेम्ब्रेन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, मेम्ब्रेन में ब्लैब्स की फॉर्मेशन होना शुरू हो जाएगी, मगर इंटीग्रिटी यानी आउटर स्ट्रक्चर जो है वो इसका मेंटेन रहेगा। यहाँ पर क्या होगा कि मेम्ब्रेन की इंटीग्रिटी मेंटेन नहीं रहेगी। क्यों नहीं मेंटेन रहेगी, क्योंकि एक सेल से दूसरे सेल में इन्फ्लेमेशन कॉज हो रहा है, स्वेलिंग हो रही है, सेल जो है वो स्वेल होना लग जाएगा यहाँ। तो यहाँ मेम्ब्रेन की जो इंटीग्रिटी या आउटर शेप है वो इसका लॉस हो जाएगा। सेल के अंदर जो कंटेंट है वो किस में पैक होगा, एपोप्टोटिक बॉडीज में। तो यहाँ क्या होगा, एपोप्टोटिक बॉडीज बनेंगी। और यहाँ क्या होगा, सेल की कंप्लीट लिसिस हो जाएगी, हाइड्रोलिटिक एंजाइम इसके ब्रेक हो जाएंगे और जिसकी वजह से सेल कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ऑर्गेनेल्स पे क्या फर्क पड़ेगा एपोप्टोसिस में? ऑर्गेनेल्स जो हैं वो रिलीज हो जाएंगे, छोटे छोटे से फ्रैगमेंट्स में कन्वर्ट होंगे और फिर वेसिकल्स में पैक हो जाएंगे। तो इस तरह ऑर्गेनेल्स रिलीज हो जाएंगे। नेक्रोसिस में क्या होगा कि जितने भी इसके अंदर सेल के अंदर ऑर्गेनेल्स हैं उनमें स्वेलिंग स्टार्ट हो जाएगी, वो फूलना शुरू हो जाएंगे। इसी तरह एपोप्टोसिस में कंडेंसेशन होगी न्यूक्लियर मटेरियल की, श्रिंक होने लग जाएगा न्यूक्लियर मटेरियल। यहाँ जो है वो डिग्रेडेशन हो जाएगी न्यूक्लियर मटेरियल की, टूटना शुरू हो जाएगा। टूट के जो है वो सेल की ब्रेकेज हो जाएगी और इन्फ्लेमेटरी सब्सटेंसेस जो हैं वो बॉडी के अंदर रिलीज हो जाएंगे। रिलीज हो जाएंगे तो वो कुछ ना कुछ इन्फ्लेमेशन कॉज करेंगे। अपटेक पे क्या होगा, ये वाले जो सेल डैमेज हो जाएंगे इनको मैक्रोफेजेस या वाइट ब्लड सेल्स जो हैं वो इनको इंजेस्ट कर लेंगे, इनगल्फ कर लेंगे। नेक्रोसिस में क्या होगा कि एक सेल की डेथ हुई और उसने नेबरिंग सेल को भी डैमेज करना शुरू कर दिया। यहाँ कोई भी इन्फ्लेमेशन नहीं होगा क्योंकि यहाँ सेलुलर कंटेंट जो है वो एपोप्टोटिक बॉडीज में पैक हो रहा है और उसको जो है वो इनगल्फ कर रहे हैं वाइट ब्लड सेल्स। तो यहाँ कोई भी किस्म का इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स नहीं होगा। मगर यहाँ क्या होगा, सेल की स्वेलिंग होगी। स्वेलिंग होने के बाद जो उसके अंदर जितने भी कंपाउंड्स थे वो रिलीज हो जाएंगे, सेल ब्रेस्ट हो जाएगा और ब्रेस्ट होने के बाद जितने भी सेलुलर कंपाउंड थे वो रिलीज हो जाएंगे, जिसकी वजह से इन्फ्लेमेशन कॉज होगा। डायग्रामेटिक व्यू में देख लें तो ये एक नॉर्मल सेल है और ये पूरा मैकेनिज्म एपोप्टोसिस का है। नॉर्मल सेल में क्या हो रहा है, प्रोग्राम सेल डेथ है, यानी ये कंप्लीट लाइफ स्पैन है, वो कंप्लीट गुजारने के बाद इस सेल ने डिस्ट्रॉय हो जाना है। तो ये जो न्यूक्लियस और न्यूक्लियर मटेरियल है और ये जो साइटोप्लाज्म का मटेरियल, ये तमाम का तमाम क्या होगा, कंडेंस होने लग जाएगा, श्रिंक होने लग जाएगा। मेम्ब्रेन पे क्या फर्क पड़ रहा है, मेम्ब्रेन में ब्लैब्स की फॉर्मेशन हो रही है, वो बाहर बढ़ना शुरू हो रहा है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि ये जो इसका न्यूक्लियर मटेरियल और साइटोप्लाज्म का कंटेंट है ये छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स में कन्वर्ट हो जाएगा। कन्वर्ट होने के बाद अब यहाँ पर ये जो ब्लैब्स बने थे इनकी वजह से कुछ वेसिकल्स की फॉर्मेशन होगी और ये न्यूक्लियर मटेरियल या साइटोप्लाज्मिक कंटेंट जो है वो इस बॉडीज के अंदर पैक होने लग जाएगा। इन बॉडीज को एपोप्टोटिक बॉडीज कहते हैं। ये एपोप्टोटिक बॉडीज जो हैं वो फेगोसाइटोसिस के थ्रू वाइट ब्लड सेल्स या मैक्रोफेजेस जो हैं वो इनगल्फ कर लेंगे और सेल इस तरह कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाएगा, यानी इसकी डेथ हो जाएगी।
इसी तरह नेक्रोसिस है, ये पूरा मैकेनिज्म नेक्रोसिस का है। नॉर्मल सेल है, कोई भी इंजरी कॉज हो गई से, अचानक से एक्सीडेंटल डेथ है ये। इसके अंदर क्या होगा कि इसके तमाम जितना भी कंटेंट है न्यूक्लियस का या साइटोप्लाज्म का, ये तमाम का तमाम स्वेल होने लग जाएगा, स्वेलिंग स्टार्ट हो जाएगी। स्वेलिंग स्टार्ट होने के बाद अब ये जो इसकी मेम्ब्रेन है ये ब्रेक हो जाएगी। ब्रेक होने के बाद जितना भी कंटेंट था ये इसका बाहर रिलीज हो जाएगा, जिसकी वजह से इन्फ्लेमेशन कॉज होगा। तो एपोप्टोसिस में एपोप्टोटिक बॉडीज बन रही हैं और सेल की डेथ हो रही है। और यहाँ क्या हो रहा है, सेलुलर कंटेंट स्वेल होके रिलीज हो रहा है दूसरे सेल्स को डैमेज करने के लिए। ऑटोफेगी थर्ड प्रोसेस है सेल डेथ का। इसके अंदर सेल जो है वो अपने आप को खुद ही डिस्ट्रॉय कर लेता है, उसको कोई ना कोई सिग्नल मिलता है और सिग्नल मिलने के बाद वो उसको इनगल्फ कर लेता है या डिस्ट्रॉय कर देता है। ऑटोफेगी में क्या होगा कि डैमेज सेल्स जितने भी हैं उनको रिमूव कर देंगे बॉडी से और उसकी जगह नए सेल्स की फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगी। ये कोई सेल है जो कि डैमेज हो गया था और उसका कंटेंट है साइटोप्लाज्मिक कंटेंट या न्यूक्लियर मटेरियल है। अब इस सेल की जो न्यूक्लियर मटेरियल या साइटोप्लाज्मिक कंटेंट है इसके अराउंड जो है वो कुछ मेम्ब्रेन की फॉर्मेशन स्टार्ट होने लग जाएगी। जब ये कंप्लीटली मेम्ब्रेन से सराउंड हो जाएगा तो इस पूरे स्ट्रक्चर को ऑटोफेगोसोम्स कहेंगे। ये ऑटोफेगोसोम्स वो है जिसमें डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है और इसके अंदर वो साइटोप्लाज्मिक कंटेंट है जो डिस्ट्रॉय हो चुका है किसी सेल्स का। अब ये ऑटोफेगोसोम्स जो है वो लाइसोसोम्स के साथ जो है वो फ्यूज होगा और लाइसोसोम्स के अंदर क्या है, कुछ एंजाइम्स हैं लाइसोसोमल एंजाइम्स, वो इस स्ट्रक्चर को ब्रेक कर देंगे और इसकी लिसिस स्टार्ट करवा देंगे। तो ऑटोफेगी में सेल्फ डिस्ट्रक्शन होगी, सेल अपने आप को खुद ही डिस्ट्रॉय कर देगा। ये एक और डायग्रामेटिक व्यू है, सेलुलर वेस्ट है ये, और यहाँ पर अब मेम्ब्रेन की फॉर्मेशन स्टार्ट होगी। ये मेम्ब्रेन क्या है, ये सेलुलर वेस्ट के कंप्लीटली सराउंड हो जाएगी, जिस स्ट्रक्चर को क्या कहेंगे, ऑटोफेगोसोम्स। अब ये ऑटोफेगोसोम्स क्या है, लाइसोसोम्स हैं सेल के अंदर ही, और इस लाइसोसोम्स के साथ जो है वो फ्यूज हो जाएंगे। फ्यूज होने के बाद इस सेल जो ये जो स्ट्रक्चर बन रहा था ऑटोफेगोसोम्स, इसको कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर देंगे। तो इस तरह ये तीनों डेथ प्रोसेस कंप्लीट हो गए, एपोप्टोसिस, नेक्रोसिस और ऑटोफेगी। अब नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है एमाइटोसिस। एमाइटोसिस जो है वो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स में होता है, जबकि यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स में माइटोसिस या मियोसिस का प्रोसेस होता है। एमाइटोसिस में क्या है, सिंपल प्रोसेस है, न्यूक्लियस के अंदर डंबल शेप होगा और मेम्ब्रेन में कॉन्स्ट्रिक्शन डेवलप होगी और फाइनली 2 डॉटर सेल्स में डिवाइड हो जाएगा। ये एक सेल है, न्यूक्लियस, न्यूक्लियोलस है, साइटोप्लाज्म है इसका। अब इसमें एमाइटोसिस का प्रोसेस होगा तो क्या होगा कि कॉन्स्ट्रिक्शन डेवलप हो जाएगी इसकी आउटर मेम्ब्रेन में, और इसी तरह इसका जो न्यूक्लियर मटेरियल है डुप्लीकेट होकर डंबल शेप में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये जो कॉन्स्ट्रिक्शन डेवलप हुई है ये आउटसाइड से इनसाइड मूव करती जाएगी। मूव होने के बाद एक वक्त आएगा कि ये कंप्लीटली मूव करके 2 सेल्स में डिवाइड कर देगी और बनने वाले जो सेल्स हैं वो डॉटर सेल्स कहलाएंगे। हर सेल के पास अपना न्यूक्लियस होगा, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोलाई होगी। सिंपल डिवीजन का मेथड है, यहाँ कॉन्स्ट्रिक्शन डेवलप होगी और न्यूक्लियर मटेरियल डंबल शेप होके 2 में डिवाइड हो जाएगा। इससे पहले हमने जितने भी प्रोसेसेस पढ़े उनके अंदर क्या होता था, माइटोसिस या मियोसिस के अंदर स्पिंडल यानी प्रोटीन फाइबर की फॉर्मेशन होती थी, और ये प्रोटीन फाइबर्स क्या करते थे, ये क्रोमोसोम्स को अटैच करते थे और 2 सेल्स में डिवाइड कर देते थे। यहाँ कोई भी क्रोमोसोम्स की अपीयरेंस नहीं होगी और ना ही कोई स्पिंडल फाइबर की फॉर्मेशन होगी। सिंपली कॉन्स्ट्रिक्शन डेवलप करके डुप्लीकेट करके न्यूक्लियर मटेरियल 2 सेल्स में डिवाइड कर देगा। तो एमाइटोसिस में स्पिंडल फाइबर की फॉर्मेशन नहीं होती और ना ही क्रोमोसोम क्लियरली विजिबल होंगे। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो इंटैक्ट रहेगी। किन ऑर्गेनिजम्स में होता है ये प्रोसेस, बैक्टीरिया में या प्रोटोजोआ में, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स में। न्यूक्लियर बडिंग क्या है, अगर न्यूक्लियर मटेरियल जो है वो अनइक्वल पोर्शन में ब्रेक हो जाए तो इसको न्यूक्लियर मटेरियल कहते हैं, न्यूक्लियर बडिंग कहते हैं। ये न्यूक्लियस है, ये पहले इस तरह का था, जब इसके अंदर डिवीजन स्टार्ट हुई तो ये कुछ अनइक्वल पार्ट्स में कन्वर्ट हो गया। तो ये अनइक्वल पार्ट्स में कन्वर्ट होगा तो
प्रोसेस को न्यूक्लियर बडिंग कहते हैं। इसी तरह एक और डेफिनेशन है न्यूक्लियर फ्रेगमेंटेशन की। न्यूक्लियर फ्रेगमेंटेशन में क्या होगा कि न्यूक्लियर मटेरियल ब्रेक होगा और 2 से ज़्यादा नंबर्स में डिवाइड हो जाएगा। जैसे एपोप्टोसिस में हमने पढ़ा था कि जो उसका न्यूक्लियर मटेरियल है ये पहले ब्रेक होना, कंडेंस होगा, श्रिंक होने लगेगा, फिर उसके बाद ये छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर जो डिवीजन हो रही थी वो न्यूक्लियर फ्रेगमेंटेशन की हो रही थी। कैंसर क्या है? नॉर्मल सेल जो होता है वो उसकी एक्टिविटी रेगुलेट होती है, उसका कोई ना कोई फंक्शन होता है, उसको कुछ ना कुछ सिग्नल्स मिलते हैं कि भाई अब डिवीजन स्टार्ट करनी है या अब मेटाबॉलिक फंक्शंस को एक्टिवली परफॉर्म करना है। मगर कैंसर सेल्स में क्या होता है कि ये एक्टिविटी इनकी रेगुलेट नहीं होती। जब उनको कोई ना कोई सिग्नल्स नहीं मिलते डिवीजन के और वो अपनी मर्जी के मुताबिक ही डिवीजन स्टार्ट कर देते हैं, तो वो एबनॉर्मल मास में कन्वर्ट हो जाते हैं, जिनको कैंसर कहते हैं। तो कैंसर सेल्स को डिफाइन करने के लिए एक साइंटिस्ट था विल्सन, उसने कुछ स्टेटमेंट दी कि भाई नॉर्मल सेल में जो है एबिलिटी है कि वो रीएग्रीगेट हो जाता है डिसएग्रीगेट होने के बाद, यानी कि किसी भी सेल के ऊपर कुछ भी एक्सटर्नल फैक्टर्स अप्लाई करें तो वो डिसएग्रीगेट हो जाते हैं, मतलब छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। मगर जब इन के ऊपर से जो है वो एक्सटर्नल फैक्टर्स को रिमूव कर दिया जाए तो वो दोबारा से कंबाइन हो जाते हैं। इस चीज़ को प्रूव करने के लिए उसने कुछ एक्सपेरिमेंट्स करे। जैसे स्पंजेस हैं, स्पंजेस में टिश्यूज नहीं होते, इनकी बॉडी स्ट्रक्चर जो है वो सिर्फ सेल से मिलकर बना होता है। तो विल्सन ने क्या किया, स्पंजेस के ऊपर कुछ केमिकल्स अप्लाई किए। उसने देखा कि इसके जो सेल्स हैं वो डिसएग्रीगेट हो गए, टूटना शुरू हो गए। टूटने के बाद जो है वो मूव भी करने लग गए। मगर जैसे ही वो केमिकल उसने रिमूव किया तो वो सेल दोबारा से रीएग्रीगेट हो गए, दोबारा से जुड़कर स्पंज बना दिया उसने। इसी तरह एम्ब्रियोनिक टिश्यूज हैं, अगर उनको ट्रिप्सिन से ट्रीट करें तो वो डिसोशिएट हो जाएंगे, छोटे छोटे सेल्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। मगर जैसे ही ट्रिप्सिन को रिमूव करेंगे तो वो दोबारा से रीएग्रीगेट होकर अपना ओरिजिनल शेप में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो इसने कहा कि भाई नॉर्मल सेल के पास एबिलिटी है कि वो रीएग्रीगेट हो जाएगा डिसएग्रीगेट होने के बाद। मगर ये जो प्रोसेस है रीएग्रीगेशन का, यानी दोबारा से कंबाइन होने का, ये डिपेंड करता है उनकी मोटिलिटी पे या इंटरसेलुलर कपलिंग पे। मोटिलिटी क्या है, इंटरसेलुलर कपलिंग क्या है, एक सेल है और इन सेल के अंदर कुछ इंटरमीडिएट फिलामेंट्स हैं। इन इंटरमीडिएट फिलामेंट्स का पर्पस क्या है कि ये दोनों सेल्स को कंबाइन करके रख रहे हैं। इसके साथ जब अगर ये इनके इंटरसेलुलर जो कपलिंग है ये ब्रेक कर दी जाए तो ये सेल अलग अलग सेल्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे, क्योंकि इनके दरमियान में जो इंटरमीडिएट फिलामेंट है वो ब्रेक हो गए। मगर इनके पास कुछ ना कुछ मोटिलिटी रेट होगा, यानी ये सेल हो सकता है कि जब ब्रेक हुआ उसके बाद ये यहाँ चला जाए या बहुत दूर दूर तक मूव करना शुरू कर दे। तो ये जो रीएग्रीगेशन का प्रोसेस है ये मोटिलिटी पे डिपेंड करता है। अगर इनके अंदर मोटिलिटी रेट बहुत ज़्यादा है तो इनके पास बहुत कम चांसेस हैं कि ये दोबारा से रीएग्रीगेट हो जाए। अगर इनके अंदर मोटिलिटी रेट बहुत कम है तो उतनी ही ज़्यादा चांसेस हैं कि ये दोबारा से रीएग्रीगेट हो जाएंगे। कैंसर सेल क्या है, वो सेल जिनमें कोई इंटरसेलुलर कपलिंग ना हो, बॉन्डिंग ना हो, इंटरमीडिएट फिलामेंट ना हो, इसके साथ साथ वो रीएग्रीगेट ना कर सकें। रीएग्रीगेट क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि इनके पास मोटिलिटी रेट जो है वो बहुत ज़्यादा है। मोटिलिटी रेट ज़्यादा है, इसके साथ साथ ये एबनॉर्मली डिवाइड हो रहे हैं माइटोटिक डिवीजन के थ्रू। एबनॉर्मल डिवाइड होने के बाद ये एक मास ऑफ सेल बना लेंगे जिन्हें कैंसर कहेंगे। तो इन सेल्स के दरमियान इंटरसेलुलर कपलिंग नहीं है, कोई बॉन्डिंग नहीं है दोनों सेल्स के दरमियान, रीएग्रीगेट नहीं हो सकते क्योंकि इनके पास मोटिलिटी रेट बहुत ज़्यादा हाई है, बहुत दूर दूर तक जाते हैं। जितनी ज़्यादा मोटिलिटी रेट उसका हाई होगा उतनी ही कम उसके पास रीएग्रीगेशन की एबिलिटी होगी। और क्या है कि भाई ये नॉर्मल एक्टिविटी नहीं शो करते, माइटोटिक एक्टिविटी जैसे नॉर्मल सेल्स में होती है, मगर ये एबनॉर्मल एक्टिविटी शो करते हैं जिसकी वजह से एक मास ऑफ सेल बन जाता है जिसे कैंसर कहते हैं।
तो हर जो नॉर्मल सेल है वो कैंसर सेल नहीं कहलाता, क्योंकि ये सेल जो है वो compete करते हैं न्यूट्रिशन को। जितने भी नॉर्मल सेल होंगे, इनके नेबरिंग सेल्स होंगे, उनसे ये न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब कर लेंगे और अब नॉर्मली जो है वो एमाइटोटिकली डिवाइड होकर मास ऑफ सेल्स बना लेंगे। जब नॉर्मल सेल से ये न्यूट्रिएंट हासिल कर लेंगे तो वो अपना नॉर्मल फंक्शन नहीं परफॉर्म कर सकते। ये एक नॉर्मल सेल है, इसके अंदर जो है वो कैंसर की फॉर्मेशन हो रही है, तो ये नॉर्मल सेल जो है वो एक मास ऑफ सेल्स में कन्वर्ट हो रहा है, एबनॉर्मल मास ऑफ सेल में। और यहाँ डिवीजन जो हो रही है वो एमाइटोटिक हो रही है, एमाइटोटिकली डिवाइड हो रहे हैं, यानी कि कॉन्स्ट्रिक्शन डेवलप हो रही है, न्यूक्लियर मटेरियल डंबल शेप हो रहा है, डंबल शेप होने के बाद वो 2 सेल्स में कन्वर्ट हो रहा है। मगर ऐसा क्यों हो रहा है यहाँ पर, ये एमाइटोटिकली क्यों डिवाइड हो रहे हैं? क्योंकि सेल को कुछ ना कुछ रिस्पॉन्स मिलता है, कुछ कि भाई अब तुम्हें ग्रोथ स्टार्ट करनी है या ग्रोथ को इनहिबिट करना है। जैसे प्लांट्स के अंदर कैम्बियम के टिश्यूज होते हैं, उनको जब सिग्नल्स मिलते हैं तो वो सेकेंडरी ग्रोथ करवाते हैं। सेकेंडरी ग्रोथ करवाएंगे तो फिर कैम्बियम सेल एक्टिव हो जाएंगे और सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम की फॉर्मेशन करवा देंगे। इसी तरह जब उनको एक सिग्नल मिल जाए कि भाई अब ग्रोथ को इनहिबिट कर देना है, तो वो सेकेंडरी ग्रोथ इनहिबिट हो जाएगी इनकी। तो नॉर्मल सेल को जो है, नॉर्मल सेल की एक्टिविटी वो रेगुलेट होती है ग्रोथ इनहिबिटिंग और ग्रोथ प्रोमोटिंग सब्सटेंसेस की थ्रू। मगर जो कैंसर सेल्स होते हैं उनके पास वो जो है वो इस एक्टिविटी को रेगुलेट नहीं करते, ना तो वो ग्रोथ प्रोमोटिंग सब्सटेंसेस की बात मानते हैं और ना ही वो ग्रोथ इनहिबिटिंग की। अपनी ही मर्जी से वो डिवाइड होने लग जाते हैं, एमाइटोटिकली डिवाइड होंगे और मास ऑफ सेल्स बनाना शुरू कर देंगे। अब ये जो एबनॉर्मल मास ऑफ सेल्स बनेगा उसको ट्यूमर कहेंगे। तो बेसिकली ट्यूमर क्या है, ये एबनॉर्मल मास ऑफ सेल्स हैं। ट्यूमर की 2 टाइप्स हैं, एक बिनाइन है और सेकंड टाइप इसकी है मैलिग्नेंट ट्यूमर। बिनाइन ट्यूमर के अंदर क्या है कि एबनॉर्मल मास ऑफ सेल जो है वो किसी, इनकी ग्रोथ जो है वो लोकलाइज्ड रीजन में होगी, किसी भी खास स्पेसिफिक रीजन में होगी। जैसे ये एक हैंड है, अगर यहाँ पर जो है वो डिवीजन स्टार्ट हो रही है तो ये इसी रीजन पर रहेगी, ये मूव करके बॉडी के दूसरे पार्ट्स में नहीं जाएगी। तो किसी खास पॉइंट में अगर इनकी ग्रोथ रहेगी तो इस तरह का जो ट्यूमर होगा वो बिनाइन कहलाता है। यानी किसी एक सेल के पास ये डिवाइड कर रहे हैं और उसी सेल्स को एबनॉर्मली डिवाइड करके वहीं मास ऑफ सेल्स बना रहे हैं, पेनिट्रेशन नहीं कर रहे, किसी दूसरे ऑर्गन पर कोई इफेक्ट नहीं कर रहे। तो इस तरह का जो ट्यूमर है वो बिनाइन कहलाता है। मैलिग्नेंट में क्या होगा कि एबनॉर्मल सेल जो है वो पेनिट्रेट करने लग जाएंगे डीप बॉडी में। जैसे ये वाला का ट्यूमर है, अगर ये स्किन से ब्लड वेसल्स में जाए, ब्लड वेसल से ब्लड में मिक्स हो जाए, ब्लड में जाएगा तो सर्कुलेशन से पूरी बॉडी में मूव कर जाएगा। तो अगर डीप पेनिट्रेशन हो जाए तो इस तरह के ट्यूमर को मैलिग्नेंट कहते हैं। अब यहाँ जो है वो इंटरसेलुलर कपलिंग कम होगी, क्योंकि ये बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में मूव कर चुका है, मोटिलिटी रेट इसका बहुत ज़्यादा हाई है, तो इनके पास कम से कम चांसेस हैं कि ये दोबारा से रीएग्रीगेट हो जाए और दोबारा से बॉन्डिंग स्टार्ट कर दें। हाई मोटिलिटी रेट और लेस कपलिंग, इंटरसेलुलर कपलिंग। अब ये वाला जो ट्यूमर है ये डीप पेनिट्रेट कर चुका है और ये बॉडी के डिफरेंट सेल्स के अंदर मूव करने लग गया। तो बेसिकली कैंसर क्या होता है, वो मैलिग्नेंट ट्यूमर ही को कैंसर कहते हैं कि ये दूसरे टाइप्स ऑर्गन्स में फैल जाता है और फैल के उनकी एक्टिविटी को इफेक्ट करता है। कॉजेस क्या है कैंसर के? म्यूटेशन है सबसे मेन कॉज। म्यूटेशन किसे कहते हैं? चेंज कहते हैं जेनेटिक मटेरियल पर। किसी भी जेनेटिक मटेरियल में कोई भी किसी भी किस्म की तब्दीली आ जाए तो उसको म्यूटेशन कहते हैं। ये क्रोमोसोम्स हैं, 2 क्रोमेटाइड्स हैं, 2 डिफरेंट आर्म्स हैं, इन आर्म्स के ऊपर, क्रोमेटाइड्स के ऊपर इनके जीन्स लगे होते हैं और ये जीन्स क्या करते हैं? जेनेटिक कैरेक्टर को कंट्रोल करते हैं। अब इन जीन्स के अंदर कुछ ना कुछ चेंजेस आ रहे हैं,
जिसकी वजह से म्यूटेशन कॉज हो रही है। चेंजेस क्या हैं कि या तो वो जीन जो है वो डुप्लीकेट हो जाएगा, अपनी दूसरी कॉपी बना लेगा उसी क्रोमोसोम्स के ऊपर, डुप्लीकेशन हो गई, डबल अमाउंट हो गया उस जीन का। जब डबल अमाउंट होगा तो उसकी फिजिकल अपीयरेंस यानी फिनोटाइपिक कैरेक्टर्स हैं उनके ऊपर भी कुछ ना कुछ इफेक्ट पड़ेगा। या तो कोई जीन्स जो है वो डिलीट हो जाए, मिस हो जाए, या किसी जीन्स की पोजीशन जो है वो चेंज हो जाए, जिसे इन्वर्जन कहते हैं। ट्रांसलोकेशन में क्या होगा कि पूरा का पूरा सेगमेंट टूट के दूसरे वाले क्रोमोसोम से एक्सचेंज हो जाएगा। तो जेनेटिक मटेरियल में चेंजेस किस तरह आएंगे? डुप्लीकेशन के थ्रू, डिलीशन के थ्रू, इन्वर्जन के थ्रू और ट्रांसलोकेशन के थ्रू। तो कैंसर सेल का मेन कॉज म्यूटेशन है। म्यूटेशन किसे कहते हैं? चेंज इन जेनेटिक मटेरियल। म्यूटेशन किस वजह से होता है? कुछ केमिकल्स के यूज से, कुछ आयोनाइजिंग रेडिएशन के थ्रू, या कुछ इन्फेक्टिशियस एजेंट के थ्रू। हार्मफुल रेडिएशंस जो हैं वो भी म्यूटेशन को चेंज कर सकती हैं, यानी जीन के स्ट्रक्चर को डिस्टर्ब कर सकती हैं। कुछ कार्सिनोजेनिक केमिकल्स हैं, उनकी यूटिलाइजेशन से भी म्यूटेशन कॉज हो सकती है, या कुछ इन्फेक्टिशियस एजेंट जैसे कि बैक्टीरिया या वायरस पार्टिकल्स हैं। इसके अलावा म्यूटेशन जो है ये हेरिडिटरी भी है, यानी किसी पेरेंट से दूसरे ऑफस्प्रिंग में भी ट्रांसफर हो सकती है, जिसकी वजह से कैंसर हो सकता है। या कुछ डिसीजेज में जो है ये वायरस के थ्रू भी होता है, जैसे कि एड्स एक डिसीज है जो कि ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस से होती है, जो कि एक रेट्रोवायरस है। इस वायरस से जो डिसीज होती है उसका नाम एड्स है। एड्स के अंदर भी एक डेवलप होता है स्किन कैंसर, जिसे कैपोसिस सार्कोमा कहते हैं। नॉर्मली इस डिसीज में क्या होता है कि ये वाला जो वायरस है ये इनकॉर्पोरेट हो जाता है अपने होस्ट के डीएनए से इनकॉर्पोरेट होता है, तो वाइट ब्लड सेल्स जो होंगे उसकी बॉडी के अंदर उनको डिस्ट्रॉय करने लग जाएगा, कंट्रोल हासिल कर लेगा उस सेल पे, अपनी कॉपीज बनाने लग जाएगा और उस सेल को कंप्लीटली डिस्ट्रॉय करता रहेगा। जैसे ही वाइट ब्लड सेल्स डिस्ट्रॉय होंगे तो इम्यूनिटी ब्रेक हो जाएगी, इम्यूनिटी ब्रेक हो जाएगी तो कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है वो उसके ऊपर दोबारा से इजीली अटैक कर सकता है। तो इस डिसीज में एक तरह का कैंसर डेवलप होता है, स्किन कैंसर, जिसे कैपोसिस सार्कोमा कहते हैं, और इसका जो कॉज है वो वायरस है। तो कुछ वायरसेस भी कैंसर कॉज करते हैं। ट्रीटमेंट क्या है? अगर लोकलाइज्ड है यानी कि बिनाइन वाला ट्यूमर है तो वो सर्जरी के थ्रू भी रिमूव हो सकता है, या कुछ केमिकल रेडिएशंस के थ्रू भी कैंसर सेल्स को ट्रीट किया जा सकता है। तो इस तरह हमारा जो है चैप्टर 7 सेल साइकिल का ये कंप्लीट हुआ। इसमें हमने डिफरेंट टॉपिक्स पढ़े, माइटोसिस, एमाइटोसिस, माइटोटिक एरर पढ़े और कैंसर, सेल डेथ, ये तमाम टॉपिक्स को डिस्कस किया। अब जो है एग्जाम में डिफरेंट क्वेश्चंस आएंगे और ये डिफरेंट फेज से आते हैं, डिफरेंशिएशन भी आ जाती है, कुछ में डायग्राम भी बनानी होती है। अगर सिंड्रोम पे शॉर्ट नोट आए तो इसमें हमें तीनों सिंड्रोम को डिफाइन करना होगा, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम और टर्नर सिंड्रोम को। इंटरफेस को रेस्टिंग फेज क्यों नहीं कहा जाता? क्योंकि सेल यहाँ मेटाबॉलिकली एक्टिव होता है, अपने तमाम फंक्शंस परफॉर्म कर रहा है, मगर डिवीजन नहीं कर रहा। डिवीजन किस लिए नहीं कर रहा? क्योंकि यहाँ स्कैरेसिटी हो जाती है न्यूट्रिएंट्स की, तो जिसकी वजह से डिवीजन का प्रोसेस परफॉर्म नहीं होता, मगर तमाम का तमाम जो है सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव होता है और तमाम फंक्शंस परफॉर्म करता है। और ये वो क्वेश्चन हैं जो 6 मार्क्स के लिए आते हैं, लॉन्ग में आएंगे। प्रोफेज 1 में यहाँ मियोसिस की जो है वो डायग्राम पे बनानी है और डिस्क्रिप्शन भी प्रोवाइड करनी है। डिफरेंट स्टेजेस प्रोफेज 1 के लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पेकाइटीन, डिप्लोटीन और डायकनेसिस सबको डिफाइन करना है, इसके साथ साथ इनके डायग्राम्स भी बनेंगे। इसी तरह माइटोसिस में भी तमाम फेजेस को क्लियरली डिफाइन करना है और साथ साथ डायग्राम्स भी बनेंगे। माइटोटिक एरर के अंदर यहाँ वो बताना है कि जिसके अंदर नॉर्मल गैमेट्स जो हैं वो एबनॉर्मल गैमेट्स के साथ फ्यूज करके डिफरेंट तरह के एरर कोज करते हैं, डिफेक्ट कोज करते हैं, उन तमाम डिफेक्ट्स को बताना है। इसमें डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम या क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम को नहीं डिस्कस करना। तो यहाँ तक जो है वो हमारा मिड टर्म का सिलेबस कंप्लीट हो गया, और इनसे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो वो आप पूछ सकते हैं।
तब तक के लिए खुदा हाफिज़।